Yeah, so let's continue the class. लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था आप लोगों को याद होगा। आई होप उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो प्लीज आस्क मी। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। यस, तो फिर हमने बात की थी आपका अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग का। और इसके साथ हमने ये देखा था कि अगर हाई बायस हो जाता है तो मींस प्रोग्राम जो हमारा मॉडल है, सॉरी, वो बहुत सिंपल, ठीक है, दैट इज बहुत सिंपल है, तो इसलिए वो अंडर फिटिंग का प्रॉब्लम होता है। अंडर फिटिंग का मतलब होता है हाई बायस। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। एरर इज इक्वल टू बायस स्क्वायर प्लस वेरिएंस प्लस नॉइस। इस पे हमने देखा बायस इज द एरर ड्यू टू सिंप्लीफाइड एजम्पशन इन द मॉडल। अगर मतलब हम बहुत ज्यादा सिंपल बनाया अपने मॉडल को, इसलिए क्या हो रहा है, वो वो बहुत ज्यादा फीचर्स को कैप्चर नहीं कर पा रहे। इट लीड्स टू द अंडर फिटिंग। हाई बायस मींस द मॉडल इज टू सिंपल। उसके बाद हमने पढ़ा वेरिएंस के बारे में। वेरिएंस क्या था, इज द एरर ड्यू टू सेंसिटिविटी टू ट्रेनिंग डाटा। एंड हाई वेरिएंस मीन्स मॉडल चेंजेस ए लॉट विथ स्मॉल डाटा चेंजेस। कुछ थोड़ा सा भी चेंज हुआ है डाटा में तो आपका मॉडल बहुत फ्रीक्वेंटली डिफरेंट बिहेव करने लगते हैं, राइट। और इसको हम बोलते हैं ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम होना। और नॉइज क्या है, जो रेंडमली आता है आपका, इट इज नोन एज इरिड्यूसिबल एरर। इरिड्यूसिबल का मतलब ये है आप इसको हटा नहीं सकते। तो हमने ये देख लिया था, हाई बायस मतलब मॉडल टू सिंपल, अंडर फिटिंग का प्रॉब्लम होता है। हाई वेरिएंस मतलब मॉडल टू कॉम्प्लेक्स, ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम होता है। सिंपल एग्जांपल हमने ये दिया था, सपोज वी यूज ए स्ट्रेट लाइन टू प्रेडिक्ट द कर्व डेटा। एंड ओवर फिटिंग में हमारा जिगजैग हो रहा है, राइट। जिगजैग मतलब इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द करेक्ट पैटर्न। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। आप आते हैं हम डिसीजन ट्री प्रूनिंग। डिसीजन ट्री प्रूनिंग इज अगेन considered as one of the very popular topic. Decision tree are powerful machine learning models we use for classification and regression. But if a tree grows too large, it may memorize training data instead of learning pattern. जब एक ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसका ब्रांचेस क्रिएट कर देते हैं हम, तो ये ना क्या करता है, आपका ट्रेनिंग डेटा को मेमोराइज करते हैं। और करना क्या चाहिए था, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना चाहिए था, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना चाहिए था। इसकी जगह पे ये क्या करते हैं, ट्रेनिंग डेटा को मेमोराइज करते हैं। और इससे ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम होता है। दिस लीड्स टू ओवरफिटिंग वेयर द मॉडल परफॉर्म्स वेल ऑन द ट्रेनिंग डेटा बट पुअरली ऑन द न्यू डेटा मॉडल। ओवरफिटिंग हम बहुत बार डिस्कस किया है, एक बार फिर से। तो ओवरफिटिंग का मतलब क्या होता है, मॉडल जो है ना, ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, राइट। और जब भी आपको मतलब ये मॉडल को नया डाटा मिलता है तो वो प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, पोअरली परफॉर्म करते हैं। और इसी को सोल्व करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, हम इसको बोलते हैं प्रूनिंग। जैसे प्रूनिंग का मतलब क्या होता है, हम सब जानते हैं, काटना, राइट, हटा देना। तो प्रूनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग unnecessary unnecessary branches from a decision tree to improve generalization and reduce overfitting। जो भी आपका unnecessary branches है, हम उसको हटा देते हैं ताकि जनरलाइजेशन इंप्रूव हो। और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली ओवरफिटिंग कम होगा। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रूनिंग। फर्स्ट इज नॉन एज प्री प्रूनिंग, right? Tree pruning মানে it stops the tree from growing further while it is being built. It decides early whether to split a node or not. How it works? It stops splitting if the information gain is small. Okay, if it ये बहुत important line है, मैं देखो बोल्ड करके दिया हूँ डिफरेंट कलर। इंफॉर्मेशन गेन कम होगा तो हम स्प्लिटिंग नहीं करेंगे। Tree depth is too large and minimum samples are not met. Means stop growing the tree early.
तो प्री प्रूनिंग में हम पहले करते हैं, पहले ट्री को प्रून करते हैं, मतलब उसको बढ़ने ही नहीं देते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं, तभी तो नया ब्रांच क्रिएट होता है, राइट। तो इसीलिए हम पहले ही स्टॉप करते हैं। और क्राइटेरिया के इंफॉर्मेशन गेन इज स्मॉल, और ट्री डेप्थ इज टू लार्ज, और मिनिमम सैंपल्स आर नॉट। Example, if a dataset split does not significantly improve the accuracy, the algorithm stops further splitting, tree remains small. इसका लिमिटेशन ये है कि it may stop too early and can miss some of the important patterns, right? And it may lead to underfitting. ठीक है, प्री प्रूनिंग समझ में आ गया। देन पोस्ट प्रूनिंग भी है। पोस्ट प्रूनिंग नाम से ही समझ में आ रहा है। पोस्ट प्रूनिंग फर्स्ट allows the tree to grow fully and then remove the unnecessary branches. ये क्या करते हैं, आपका ट्री को पूरा ग्रो होने देते हैं, उसके बाद अननेसेसरी ब्रांचेस को हटाते हैं। कैसे काम करते हैं? फर्स्ट बिल्ड द फुल डिसीजन ट्री, then evaluate the performance, then remove weak branches, then replace them with leaf nodes. Got it? फर्स्ट हम डिसीजन ट्री को बनाते हैं, पूरा इवेलुएट परफॉर्मेंस करते हैं, वीक ब्रांचेस को हटा देते हैं और लिफ नोड्स ले आते हैं। तो इसका आइडिया उल्टा है, ग्रो फास्ट देन काट द अननेसेसरी वन। यहाँ पे आइडिया क्या था? स्टॉप ग्रोइंग द ट्री अर्निंग। एग्जाम्पल, like full tree memorizes training data. Some branches give little improvement and these branches are removed during the pruning. तो जो ब्रांचेस कम इंप्रूवमेंट दिखाता है उसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ समझ में आ ही गया होगा कौन बेटर है। ऑब्वियसली पोस्ट प्रूनिंग बेटर है, क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, वी कंसीडर द फुल डाटा स्ट्रक्चर फर्स्ट, वी रिमूव ओनली द अननेसेसरी ब्रांचेस, more accurate and stable model, and it reduces overfitting effectively. ठीक है। तो प्री प्रूनिंग पोस्ट प्रूनिंग में पोस्ट प्रूनिंग अच्छा है, प्री प्रूनिंग में अंडर फिटिंग होने का चांसेस है। ठीक है, पोस्ट प्रूनिंग ओवरफिटिंग को बहुत अच्छे से रिमूव करते हैं, मतलब आप बोल सकते हो रिड्यूस करते हैं। ठीक है, रिमूव वर्ड सही नहीं रहेगा, रिड्यूस होगा, रिड्यूसेस ओवरफिटिंग, क्योंकि 100% रिमूव करना तो हम नहीं बोलते हैं, राइट। तो हम कंपेयर कर सकते हैं प्री प्रूनिंग एंड पोस्ट प्रूनिंग को। कब अप्लाई करते हैं? प्री प्रूनिंग व्हेन ड्यूरिंग ट्री बिल्डिंग, पोस्ट प्रूनिंग आफ्टर फुल ट्री इज बिल्ड। स्ट्रेटेजी, प्री प्रूनिंग मीन्स स्टॉप अर्ली, post pruning means grow then reduce. Risks, pre-pruning in the case of pre-pruning, underfitting. Post pruning, better balance. Accuracy is very low, lower in case of, comparatively lower in case of pre-pruning, while post pruning it is higher. Reliability is what? Definitely pre-pruning has less reliable than post pruning. Post pruning is more reliable. You have got it right. So pre-pruning, small tree, stop early, maybe some pattern. Postponing large tree, full growth, cut weak branches, optimize tree. रियल लाइफ का एग्जांपल आप कंपेयर कर सकते हो, लाइक इन स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन, प्री प्रूनिंग में इग्नोर कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स लाइक अटेंडेंस एंड स्टडी आवर इंटरेक्शन, while पोस्टपोनिंग में क्या होगा, इट फर्स्ट टच ऑल द पैटर्न्स, ये देखेगा पूरा, जितने सपोज 6 मंथ्स का अटेंडेंस देख लिया, स्टडी आवर्स देख लिया, सब कुछ देखने के बाद ही जो अननेसेसरी लग रहा है कि गेम प्लेइंग से कोई असर नहीं हो रहा है तो उसको हटा देंगे। ठीक है, और एक लग रहा है कि हेल्दी खाना से कोई इम्पेक्ट नहीं आ रहा है तो उसको हटा देंगे। तो पोस्ट प्रूनिंग फर्स्ट लर्न्स, दिस इज एग्जांपल, आई डोंट टेक इट सीरियसली, ऑब्वियसली वी शुड टेक हेल्दी foods. So post pruning first learns all the patterns, right? And then it removes the unnecessary ones. So post pruning gives better prediction accuracy. So we can relate like pre pruning is preventive control, while post pruning means corrective control. Okay, so decision tree pruning
Pruning is used to reduce overfitting and improve the most generalization, and pre-pruning stops tree growth early, while post-pruning allows full growth and then removes unnecessary branches. Post-pruning is generally more accurate because it considers the complete data structure before simplifying the model. ठीक है? आई होप अभी आप लोगों का ये प्रॉब्लम नहीं है. प्री प्रूनिंग हम करते हैं एज ए प्रिवेंटिव कंट्रोल, राइट, एंड पोस्ट प्रूनिंग हम करते हैं एज ए आपका करेक्टिव कंट्रोल. देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्स ऑफ डायमेंशन. एमएल या तो डेटा साइंस की दुनिया में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, डेटा माइनिंग में आपने सुना होगा डायमेंशनलिटी ज़्यादा होना चाहिए, बट ज़्यादा डायमेंशनलिटी होने से भी प्रॉब्लम है, इसलिए हम बोलते हैं इसको कार्स ऑफ डायमेंशनलिटी. In machine learning and data mining, we often work with data sets having many features, that is dimension. But when the number of features increase too much, then many unexpected problems may arise. Okay, and this is known as curse of dimensionality. अब इसका मीनिंग क्या है? Curse of dimensionality refers to the phenomenon where as the number of dimension increases, the data becomes sparse, right? And the distance mesh methods become less effective. तो कार्स ऑफ डायमेंशनलिटी का मतलब ये होता है, ये कैसा सिचुएशन है, कैसा फेनोमेना है जब डायमेंशन ज़्यादा बढ़ जाने से डेटा और ज़्यादा स्पार्स हो जाते हैं, इधर उधर ऐसे डेटा आने लगते हैं, ठीक है. और डिस्टेंस बेस्ड जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं, कॉमनली हम डिस्टेंस बेस्ड मेथड ही यूज़ करते हैं. तो ऐसा डिस्टेंस बेस्ड मेथड अब देख लो, क्लासनिंग में देख लो, क्लासिफिकेशन में देख लो, हर जगह पे हम मैक्सिमम टाइम्स डिस्टेंस बेस्ड मेथड यूज़ करते हैं. सो इफ द डायमेंशनलिटी इंक्रीजेस, then this distance-based methods become less effective after some threshold. मतलब इतने नंबर ऑफ डायमेंशन होने से ठीक है, उससे ज़्यादा हो गया तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है. So key problem हमने देखा, in high dimensional space, points become far apart in a misleading way, right? हाँ, तो आपने देखा कि जैसे ही आपका पॉइंट्स जो है हाई डायमेंशन में क्या हो जाता है, ये दे बिकम अपार्ट एज ए मिसलीडिंग वे, एंड डिफरेंसेस बिटवीन नियरेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट्स बिकम वेरी स्मॉल. जो आपका नियरेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा, वेरी स्मॉल, एंड डिस्टेंस लूजेस मीनिंग. ये हाई डायमेंशनल स्पेसेस का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है. Say in low dimension 2D or 3D, we can clearly see the clusters. Distances are meaningful. But in the high dimension, everything looks almost equally far from each other. High dimension में सब एक जैसा लगेगा आपको. So mathematical intuition ये है. Probability of a point is not being selected in high dimensional sampling is 1 minus 1 by n to the power n. जब n ज़्यादा हो जाएगा, it becomes like e to the power minus 1, which is equal to 0.368. That is 36.8% of points are effectively not represented in a sample. This means maximum distance is equal to minimum distance. Distance become almost equal. ठीक है. वाई क्यों होता है? बिकॉज ईच एक्स्ट्रा फीचर एड्स ए न्यू डायरेक्शन. जितने भी एक्स्ट्रा फीचर्स आएगा उसे नया डायरेक्शन आएगा, एंड डेटा स्प्रेड्स आउट इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस, एंड स्पेस बिकम्स एक्सट्रीमली लार्ज, डेटा पॉइंट्स बिकम स्पार्स. तो 2D space में points are close and clearly grouped, but 100 dimensional space में points are spread in all direction. Everything looks far from everything. So clustering becomes unreliable. So algorithm के ऊपर कैसा इफेक्ट होता है? Affected methods k means knn like k nearest neighbor, distance space outlier vector detections. Clustering में क्या होगा प्रॉब्लम? In high dimension, no clear cluster center. All distances become similar. Algorithm cannot separate groups properly.
ये लो डायमेंशन का है। हाई डायमेंशन में देखो, एक 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 सब स्कैटर्ड हो गया, दिखाई दे रहा है। ये हाई डायमेंशन का है, और ये लो डायमेंशन का। So in real life example, you can take the image data. Every image pixel is a feature. 1000 pixels is 1000 dimensions. So in such space, images become very hard to compare using distance. Similar images may appear unrelated mathematically. How to solve it? We should use dimension reduction technique like PCA, TSNE, ऑटो एनकोडर्स। फीचर सिलेक्शन कर सकते हैं हम, जो इरिवेलेंट फीचर है उसको हटा के। नॉर्मलाइजेशन कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्केल फीचर्स प्रॉपरली एंड एडवांटेज क्या होगा? इट हेल्प्स टू चूज करेक्ट एल्गोरिथम, avoids incorrect clustering, and improves model accuracy. The curse of dimensionality occurs when increasing dimension makes data sparse and distance is meaningless. This leads to poor performance of clustering and distance-based algorithm. And to solve this tactic, we use PCA and feature selection methods. PCA के बारे में हमने पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कोई आई थिंक क्लास नंबर 4 और 5 समथिंग, यू प्लीज चेक। एंड फीचर सिलेक्शन भी हमने डिस्कस किया था। So this part is clear. Let me meet in the next class. तब तक के आप लोग ये रिवाइज कर लो, ठीक ठीक है। थैंक यू।